आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकंड, अम्ल, क्षार और लवण। इसके पहले एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में आप लोग शायद कुछ जानते हो, कुछ पढ़ लिया होगा। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, क्या क्या जानते हो एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। शायद 8th क्लास में था ये एसिड, बेस और सॉल्ट था। आपने पढ़ा था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, कड़वे या कसैले होते हैं। कसैले बोलते हैं, जैसे साबुन जब कभी नहाते समय मुंह में चला जाता है तो वो कड़वा सा स्वाद आता है ना, वो स्वाद कसैले होते हैं। और सॉल्ट तो नमकीन होता ही है ना स्वाद में। सॉल्ट वही तो होता है सॉल्ट। कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर में, पहली बात तो पिछली क्लास में भी अपन पढ़ चुके हैं कि एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा था एक एंटासिड करके एक टैबलेट आती है, एंटासिड टैबलेट, जिसका यूज किया जाता था एसिडिटी के लिए। पढ़ा था एक क्वेश्चन क्लास 8th में पढ़ा था, याद करो। जब किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी मतलब यहाँ जो आपका ये होता है, इसमें जलन होती है, एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है, तब क्या करते हैं? इनो पी लेते हैं, या फिर एंटासिड टैबलेट आती है, उसको खा लेते हैं, तो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। क्या करते हैं उसमें? अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है, अम्ल और हाँ। एंटासिड टैबलेट में क्या होता है? एंटासिड टैबलेट में बेस होता है और हमारे शरीर में अंदर क्या होता है? एसिड होता है। ये जो हमारा स्टोमक है, यहाँ से एसिड निकलता है। जब खाना ज़्यादा हो जाता है, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती, तो इस वाले एरिया में, मतलब यहाँ पे और ऊपर साइड, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत जलन होती है, उसको हम बोलते हैं एसिडिटी हो रही है। ज़्यादा खाने की वजह से भी होती है, वो खाना कम खाते हैं तब भी होती है, मतलब या ना खाएं, खाली पेट रहते तब भी हो जाता है, पेट में जलन पड़ती है। और थोड़े से ऊपर, हाँ, ज़्यादा भी नहीं, हाँ, या ज़्यादा चटपटा खाना खा लेते हैं तब भी होती है। तब हम क्या करते हैं? तब हम खाते हैं क्षार, या तो एंटासिड टैबलेट खा लेते हैं या फिर इनो पी लेते हैं। उससे क्या होता है? एसिड और बेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। और इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं जिसको, या उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। उसमें क्या किया जाता है? अम्ल और क्षार को एक दूसरे से, अम्ल और क्षार को मिला दिया जाता है जब, और अम्ल क्षार को मिलाने से क्या बन जाता है? लवण या फिर सॉल्ट बन जाता है। और जो एसिडिटी थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आप जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, तथा यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। हमने आपको ये बताया था, लिटमस पेपर होते हैं। लिटमस पेपर जो होते हैं वो एसिड और बेस को जांच करने के लिए होते हैं कि दिया गया जो कंपाउंड है, दिया गया लिक्विड, जो भी आपको चीज़ दी है, तो आपको पता नहीं है कि ये एसिड है या बेस है, उसको यदि आपको पता करना है तो आप लिटमस पेपर का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? लिटमस पेपर क्या होते हैं? लिटमस पेपर होता है, जब उस पर एसिड डाला जाता है तो वो क्या करता है? कलर चेंज हो जाता है। किससे किस में चेंज हो जाता है? जब उसमें एसिड डालते हैं या अम्ल डालते हैं तो वो ब्लू से क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, नीले से हो जाता है लाल। और जब क्षार डालते हैं तो लाल से कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। पता है? हाँ, होता है। अभी हम उसके बारे में रासायनिक परिवर्तन नहीं पढ़ रहे, अब हम एसिड, बेस और सॉल्ट पढ़ रहे हैं। तो जैसे मान के चलो आपके पास कुछ सैंपल दिया हुआ है, आपको नहीं पता है कि ये एसिड है या बेस है, उसके बारे में बात करें कि आप किस प्रकार से पता करोगे कि एसिड दिया गया आपको कंपाउंड जो एसिड है या फिर सॉल्ट है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको जो भी कंपाउंड दिया आप उसको टेस्ट करोगे, हो सकता है कि आपके लिए सेहत के लिए नुकसानदायक हो। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर हम उसको स्वाद, मतलब उसको चख कर देखें, टेस्ट करके देखेंगे, यदि वो स्वाद में खट्टा होगा तो क्या होगा? एसिड होगा, और कसैला होगा तो बेस होगा। लेकिन वो जो कंपाउंड दिया है वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, कि हो सकता है आप उसको टेस्ट करो और आपको उससे कुछ नुकसान हो जाए। इसलिए हाँ, सैंपल आप अपने पसंद का क्यों लोगे? सैंपल किसी ने चेक करने के लिए दिया है आपको, तो फिर कैसे पता करोगे? फिर आपको कैसे पता
फिर वही टेस्ट करके उसने कुछ, चलो नींबू लोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि आप ये कैसा है, स्वाद में खट्टा है। ये तो हम मान रहे हैं आपकी बात, खट्टे होते हैं, ठीक है। एक जहर कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसे कंपाउंड दे दिया है, आपको टेस्ट करना है उसको। टेस्ट तो टेस्ट अलग चीज है ना, टेस्ट करना है कि वो एसिड है या बेस है, तो फिर ऐसा थोड़ी कि आप सीधा उसको बिना पहचाने उसको टेस्ट करने लगोगे, उसका स्वाद चखने लगो कि यार देखे तो ये खट्टा है कि कसेला है। पता चली खट्टा है, स्वाद देखने गए और आप निपट गए। हाँ जी, तुरंत मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाए आपको। चलो यहाँ देखो जरा ध्यान से, पहचानने के लिए यदि आपको पहचान करनी है तो दो प्रकार के सूचक होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। एक सूचक ऐसे होते हैं जिनको आप देख के पहचान सकते हो, या उनके रंग में परिवर्तन होता है तो आपको अलग से दिखते हैं कि इसका कलर परिवर्तित हो गया। जैसे लिटमस पेपर है, जब वो अम्ल के संपर्क में आता है तो वो लिटमस पेपर जो नीला कलर का होता है, ब्लू से रेड हो जाता है, नीले से कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। जब वही लिटमस पेपर किसके कांटेक्ट में आता है? क्षार के कांटेक्ट में आता है तो वो लाल से कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। एक सूचक कौन सा हो गया? लिटमस पेपर हो गया। ये क्या करता है? जो अम्ल होता है, जब अम्ल डाला जाता है तो वो ब्लू से क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। नीले रंग से किस में परिवर्तित हो जाता है? नीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। और जब क्षार होगा तब क्या होगा? लाल से नीला हो जाएगा। एक तो ये हो गया। और कोई सूचक हो सकता है क्या, आप बताओ? हाँ, हल्दी भी एक सूचक है। किस प्रकार से? हल्दी किस प्रकार से बताता है कि दिया गया कंपाउंड एसिड है या बेस है? हल्दी हो सकती है। दूसरा, हल्दी के बारे में क्या देखा है आपने? सर पानी में डालते लाल हो जाती है, व्हाइट से येलो हो जाता है। जैसे अपन एक व्हाइट कपड़े पे डालेंगे, हाँ, से पीला हो जाएगा। नहीं तो वो तो हल्दी का नेचुरल कलर होता है वो तो। जब हल्दी को बेस के साथ मिलाया जाता है, क्षार के साथ मिलाया जाता है, हल्दी को जब क्षार के साथ मिलाया जाता है तब वो रंग में परिवर्तित हो जाती है। अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जब क्षार के साथ में मिलाएंगे तब उसमें क्या हो जाता है? हाँ बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा कभी हमें चोट लग जाती है तो मम्मी क्या करती हैं, उसमें सूजन आ जाती है, फिर क्या करते हैं हम उसमें हल्दी और चूना दोनों मिलाते हैं और उसके बाद उसका लेप हम उस पे चोट पे लगा देते हैं, जिस हिस्से में सूजन आई है। आप देखोगे जब हल्दी और चूना को मिलाएंगे तो वो रेड कलर का हो जाता है। हल्दी व्हाइट कलर की होती है, चूना सफेद कलर का होता है। तो लाल कलर कहाँ से आ गया? लाल कलर कहाँ से आया? यहाँ से आया कि हल्दी जो है, हल्दी को जब क्षार के साथ में मिलाया जाता है तब वह लाल कलर देती है। और जो चूना है वो क्या होता है? अरे क्षार होता है, चूना व्हाइट कलर का तो होता है, क्षार होता है। क्षार और हल्दी को जब मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? लाल कलर। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप कपड़े धोते हो, जैसे मान के चलो एक कपड़ा है अपने पास, व्हाइट कलर का कपड़ा है और उस पर किसी खाने की कोई चीज गिर गई थी खाने की, उससे क्या हो गई, वो उसमें येलो कलर आ गया, हल्दी का कलर आ गया। जब उसको आप धोओगे तो वो पीला कलर लाल से रंग में परिवर्तित हो जाता है, हल्की रेड कलर में चेंज हो जाता है। ये हो गए कुछ सूचक जो हम देख सकते हैं। इसके बाद कुछ सूचक ऐसे होते हैं जिनको हम गंधीय सूचक बोलते हैं। कुछ गंधीय सूचक होते हैं जिनकी हम गंध से पहचान सकते हैं। अब गंधीय सूचक होते हैं, जैसे गंधीय सूचक में एक होता है क्या? प्याज, बता रहे हैं अभी। एक हो गया प्याज और एक हो गया लौंग का तेल हो गया। तेल, लौंग जो रहती है ना उसका ऑयल रहता है। और एक वेनिला एसेंस होता है, एक होगा वेनिला, एक हो गया वेनिला।
वेनिला एक प्लांट होता है, उससे एक प्लांट से ही प्राप्त होता है वेनिला। जो आप जैसे जो फूड मटेरियल आते हैं उनमें वेनिला, जो आइसक्रीम होती है उसमें भी डालते हैं वेनिला, है ना, वो फ्लेवर रहता है, तो उसी प्रकार से होता है। ये कुल मिला के एक प्लांट से प्राप्त किया जाता है। अब इनका सुनो क्या होता है इनमें। ये जो होते हैं गंधीय सूचक, गंधीय सूचक क्या करते हैं, गंधीय सूचक जब कभी एसिड और बेस के कांटेक्ट में आएंगे तब या तो इनकी गंध तेज हो जाएगी या फिर ये गंध में कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल गंध नहीं आएगी। दो चीजें होंगी, जैसे कि कोई भी एक चीज उठा ले, मान के चलो प्याज उठाते हैं, इसकी कोई ना कोई नेचुरल गंध तो होगी, होती है सॉरी। लेकिन जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएगी या बेस के कांटेक्ट में आएगी तो हो सकता है कि वो गंध और ज़्यादा तेज हो जाए या फिर हो सकता है कि वो गंध पूरी तरह से खत्म हो जाए या बहुत कम हो जाए। तो गंधीय सूचक इस प्रकार से काम करते हैं। गंधीय सूचक किस प्रकार से काम करेंगे, जब वो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो या तो उनकी जो गंध होती है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, या तो बहुत तेज हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। अब कैसे होता है, हाँ बता रहे ना कैसे पता चलेगा। मान के चलो हम एसिड और बेस, यहां लिख लेते हैं एसिड, यहां लिख देते हैं बेस, इनको कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, ठीक है। प्याज के कांटेक्ट में एसिड लेके आएंगे और ये लौंग और वेनिला एसेंस हो गया, ठीक है। तो जब प्याज के कांटेक्ट में एसिड आता है तो गंध बिल्कुल कम हो जाती है। एसिड यहाँ कांटेक्ट में आएगा तो भी गंध कम हो जाएगी, यहाँ कांटेक्ट में आएगा तो गंध कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम लिख देते हैं। और जब बेस कांटेक्ट में आएंगे तो वो गंध जो है वो बहुत तीव्र हो जाती है। कभी करके देखना है तो प्याज का ऑयल जैसा निकाल लेना मिक्सी में, जो मिक्सर जार रहता है उसमें, और उसमें ना जो रुमाल होता है उसको अच्छी तरह से गीला कर लेना, और गीला करने के बाद क्या करना, उसको सुखो लेना। जब आप उसको सुखो दोगे तो आप कपड़े को जो भी कपड़े को आप उसको में गीला कर रहे हो देखोगे तो उसमें कुछ स्मेल होगी। पर उसके बाद क्या करना, उसके थोड़े से हिस्से में एसिड डाल के देख लेना और थोड़े से हिस्से में बेस डाल के देख लेना। एसिड में आपको सबसे सामान्य एसिड जो आपके घर पे मिल जाएगा वो नींबू ट्राई कर सकते हो। उसमें ये मान के चलो ये कपड़ा था, इस कपड़े को आपने किस में गीला किया था, वो प्याज के पानी में, प्याज में, है ना, उसको सुखा लिया जब हमने, तो ये जो है ना स्मेल आने लगेगी इसमें से प्याज की। पहली बात तो यहाँ कोई छोटा सा एरिया ये है, इसमें आपने एसिड डाला, यहाँ आपका ये छोटा सा एरिया, इसमें आपने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया, इसमें आपने नींबू का रस डाल दिया। हाँ बता रहे हैं, बेस मतलब क्षार, जैसे साबुन हो गया, सामान्य तौर पर अपने घर पे मिल जाता है, साबुन हो गया, सोडा हो गया खाने वाला जो आप बाटियों में डालते हैं वो, है ना, वहां पर हमने यहाँ पर डाल दिया वो बेस, क्षार डाल दिया। क्षार कुछ भी ले सकते हो आप, क्या, शैम्पू, हाँ वैसे बोल सकते हो, शैम्पू भी ले सकते हो। इतनी चीजें ली आपने। जब आप देखोगे ना तो यहाँ एसिड में क्या हो जाता है, कम हो जाता है इसका, तो यहाँ पर आप देखोगे तो स्मेल कम हो जाएगी और यहाँ पर आप देखोगे तो स्मेल बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्याज जो है वो किसके कांटेक्ट में आती है, जब अम्ल के कांटेक्ट में आती है तो उसकी गंध जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और क्षार के कांटेक्ट में आती है तो तीव्र हो जाती है। कहाँ दोनों डाल दिए, कपड़ा ब्लास्ट हो जाएगा सर। अगर क्षार में अपन वो करेंगे, साबुन को लेंगे तो प्याज के रस उससे ज्यादा तो उसकी ज्यादा आएगी इसमें, किसकी, साबुन की जो लगाएंगे। हाँ तो हाँ साबुन, ये बात भी सही है कि जो साबुन डाला है उसकी स्मेल आएगी, मतलब सुगंध आएगी उसकी जो उसमें डाला जाता है। उसकी जगह आप खाने वाला सोडा ले सकते हो, खाने वाले सोडे में से तो नहीं आएगी। ये भी सही बोल रहे हो तुम। जो प्याज का होता है ना स्मेल आएगी वो सारी चली जाएगी, हाँ ठीक है, ये समझ गए ना। ऐसे ही लौंग का तेल भी ऐसे ही यूज करके देखोगे तब भी उसमें ऐसे ही होगा, और वेनिला एसेंस में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ जी बताओ, क्या लौंग का तेल,
लौंग का तेल आता है ना, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, लौंग का तेल निकलाया मिल जाता है आपको, मार्केट में जाओगे तो लौंग का तेल मिल जाएगा आपको। तो हमने क्या समझा, हमने अभी तक ये समझा अम्ल और क्षार जो होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कुछ सूचक होते हैं जिनसे हम इनको पहचान सकते हैं, कुछ सूचक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे हम अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। ऐसे सूचक होते हैं जिनको आंखों से देखकर भी पहचान सकते हैं, कुछ ऐसे सूचक होते हैं जिनको हम जिनकी सुगंध या गंध से भी पहचान सकते हैं। आंख से देख सकने वाले जैसे लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर क्या होता है, जब अम्ल के कांटेक्ट में आता है तो वो नीले से कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। उसी के जस्ट अपोजिट क्षार होते हैं, यदि वो लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आते हैं तो लिटमस पेपर लाल से नीला हो जाता है। उसके बाद हल्दी के बारे में पढ़ा, हल्दी जो है वो बेस के कांटेक्ट में जैसे ही आती है तो वो रेड कलर देती है। फिर उसके बाद पढ़े गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में 3 चीजें बताई हमने, कौन कौन सी गंधीय सूचक 3 बताई, एक प्याज बता दिया, लौंग हो, वेनिला हो गया और लौंग का तेल हो गया। जब ये किसके कांटेक्ट में आएंगे, एसिड या अम्ल के कांटेक्ट में आएंगे तो गंध कम हो जाएगी इनकी, और जब ये बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो गंध बढ़ जाएगी, तीव्र। जिसमें मतलब अम्ल में आते से स्मेल बढ़ जाती है, नहीं सर एक बार और ये क्षार बता दीजिए, प्रोडक्ट से अम्ल में स्मेल बढ़ती है। जब अम्ल होता है तो लिटमस पेपर का रंग ब्लू टू रेड हो जाता है, ब्लू टू रेड हो जाता है। और जब क्षार होते हैं, जब क्षार होते हैं तो रेड से हो जाता है ब्लू, रेड टू। लिटमस पेपर कागज जैसा होता है जनरली, जैसे कागज होते हैं वैसे ही, और पतला सा कागज होता है। अब हमारे पास अभी है नहीं, बता देते आपको। देखो इसको अब हमें पता है, इसमें कंफ्यूजन हो रही कि किसमें सर, किसमें रेड से ब्लू करेंगे, किसमें ब्लू से रेड करेंगे, यही कंफ्यूजन होती है। इसको ऐसे याद रख लेना, सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो अम्ल और क्षार में से सबसे पहले हम हमेशा अम्ल को ही पढ़ते हैं, और जब आप दोनों को नाम भी लोगे तो पहले क्षार बाद में अम्ल नहीं बोलोगे, जनरली आप बोलोगे अम्ल और क्षार बोलोगे, एसिड और बेस बोलोगे। अब हमें एक बात बताओ, यहाँ ब्लू कर रहे हैं और यहाँ रेड, इन दोनों के पहले पहले शब्द उठा लो, अक्षर उठा लो। ये यहाँ पर क्या है, बी है, और यहाँ पर क्या है, आर है। पहले क्या आता है, बी आता है, फिर उसके बाद आर आता है। तो भैया पहले जब हम एसिड ले रहे हैं तो एसिड के साथ में हमें ब्लू लेना है। एसिड पहले आता है, बी पहले आता है, तो दोनों को साथ में ले लो। यहाँ पर बेस बेस बाद में आता है, आर बाद में आता है, तो इसको ले लो। इसको ले लोगे तो आप पता चल जाएगा कि बी आया है तो यहाँ पर आर आएगा, ब्लू के साथ में रेड आएगा, मतलब ये लाल से नीले से कैसे परिवर्तित होंगे, लाल में परिवर्तित होंगे। और ये जब आर आया है तो लाल से किस में परिवर्तित होगा, नीले में परिवर्तित होगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, एक पढ़ लेंगे ऑटोमेटिकली। देखो अब हम देखते हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है कि रासायनिक रूप से वो क्या क्या क्रियाएं करते हैं, रासायनिक रूप से हमें वो कैसे दिखते हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो। एक तो हम आपको बता चुके हैं, यदि हम आपको एक प्रैक्टिकल करने को दें जिसमें हम आपको बहुत सारे कंपाउंड दे देते हैं, आपका उसमें एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, सबसे पहला 2.1 वाला दिया है, उसमें आपको बहुत सारे कंपाउंड दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है, नाइट्रिक अम्ल दिया है, एसिटिक एसिड दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। कौन कौन से हैं यहाँ लिख लेते हैं जरा। HCl दिया है, H2SO4 दिया है, और क्या दिया है, HNO3 दिया है, CH3COOH होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बस इतना ही रहने देते हैं अभी। अब हम एक बात बताओ, आप यदि आपको इतने सारे कंपाउंड दे दिए जाते हैं
यदि आपको इतने सारे कंपाउंड दे दिए जाते हैं और आप पहचान पाओगे कि इनमें से कौन सा है। अभी तो आप कह रही थी कि नींबू दिया है सर, हम नींबू ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एसिड है। अब इनमें से आप हमें बताओ कि कौन से एसिड है और कौन से बेस है, कैसे बताओगे फिर हमें? अब तो आप टेस्ट करने से रहे, क्या पता सर ने क्या दे दिया, ये क्या पता ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसको खाने से मरू न जाए। हाँ नहीं, जहर नहीं देंगे हम आपको। क्या H2SO4 क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ, उनके नाम जो है, उनके नाम के पीछे भी लिखा हुआ है, जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाँ हाँ अम्ल है, अम्ल में आ जाएंगे, उनके नाम में हमने लिखा हुआ है, मगर हमने आपको ये लिख के बता दिया, ये मान के चलो चलो ठीक है, ये कंपाउंड दे दिया हमने। ये एक आपके पास पेट्री डिश है, इसमें हमने ऐसा यहाँ पर हमने थोड़ा सा कोई कंपाउंड दे दिया आपको, मान के चलो मेरे पास आंसर ये पाउडर है ये। अब तुम्हें पता नहीं है कि ये कौन सा है, ये एसिड है, बताओ ऐसे। अभी पहले क्वेश्चन तो जान दो, ये आपको पता नहीं है कि एसिड लिया है या बेस लिया है, फिर कैसे पता करोगे? लिटमस पेपर से कर सकते हो। अगर नहीं है अवेलेबल तो क्या करोगे? अरे जब प्रैक्टिकल लैब में बैठे हैं तो लिटमस पेपर क्यों ना होगा? खत्म हो गया? नहीं ऐसा नहीं है, हम ला के देंगे आपको, नहीं होगा तो हम ला के देंगे। इनमें से कुछ कंपाउंड क्या करेंगे, सुनो अब फिर से ध्यान से सुनो, नहीं करना, टेस्ट नहीं करना देवी जी। देखो इनमें से कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो नीले से, लिटमस पेपर पे जब हम टेस्ट करेंगे तो लिटमस पेपर में कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो रेड से ब्लू कलर दे देंगे और कुछ ऐसे होंगे जो ब्लू से रेड कलर देंगे। एक टेबल बनी हुई है 2.1 बनी है, वो बनाते हैं जरा अपन। यहाँ पर लिया है सैंपल, यहाँ पर नमूना मतलब सैंपल, यहाँ पर एक सैंपल लिया है, फिर उसके बाद सैंपल के बाद रेड लिटमस सॉल्यूशन, फिर उसके बाद ब्लू लिटमस बिलियन। बस इतना ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। फेनोल्फथालीन विलयन और मेथिल ऑरेंज विलयन को अभी थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। सबसे पहले हमने एक सॉल्यूशन लिया, कौन सा, ये सैंपल लिया, कौन सा, सबसे पहले HCl सैंपल लिया हमने, HCl सैंपल लिया, तो ये क्या करेगा, कौन सा रंग देगा, एक बात बताओ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है भाई, अम्ल क्या करते हैं, ब्लू से रेड कलर देते हैं, तो आने वाला कलर कौन सा होगा, रेड दे रहा ना, तो यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। HCl की जगह आप क्या ले लो, H2SO4 ले लो, तब वो भी क्या हमें लाल कलर का विलयन देगा हमें, या लाल लिटमस पेपर प्राप्त होगा, ब्लू से कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसी की जगह पे जैसे आप ले लेते हो, इसी की जगह पे यदि आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, ये एक बेस होता है, ये बेस किससे किस में परिवर्तित करेगा, ब्लू टू रेड नहीं, रेड टू ब्लू, तो आपको कौन सा कलर मिल जाएगा, ब्लू कलर मिल जाएगा। आप देख के बता सकते हो ऐसे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। इनमें जो ऊपर साइड दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, ये अम्ल हो गए। उसके बाद हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या हो गए, आपके बेस हो गए। चलो इसके बाद हमें देखना है कि अम्ल और क्षार दोनों किससे, धातु से कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अम्ल की धातु से अभिक्रिया करा कर देख लेते हैं, और फिर उसके बाद क्षार की धातु से अभिक्रिया करा के देख लेते हैं। हमें क्या पढ़ना है, अम्ल और क्षार जो है वो धातु से किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। पहले हम अम्ल ले लेते हैं किसी अम्ल को, और उसकी अभिक्रिया किससे करा देते हैं, धातु से करा देते हैं, क्षार से नहीं कराना है। पहले अम्ल की क्रिया धातु से कराना है, फिर उसके बाद क्या करना है, क्षार की क्रिया भी धातु से कराना है। कुल मिला के बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि अम्ल और क्षार दोनों जो है धातु के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो अम्ल और क्षार
धातु से अभिक्रिया करके क्या क्या बना लेंगे? सॉल्ट बनाएंगे। एसिड प्लस बेस इज इक्वल सॉल्ट। अम्ल और धातु मिलकर क्या बनाएंगे? यहाँ पर एक लवण बना लेंगे या सॉल्ट बना लेंगे और क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। यस। हाँ, ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। जब आप इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था, एक ऐसा डायग्राम बना हुआ था जिसमें कॉनिकल फ्लास्क में एक एसिड लिया हुआ था और यहाँ पर क्या लगा था? कॉर्क लगा था। एक यहाँ पर क्या लगा था? एक छोटा सा पाइप लगा था। जब यहाँ पर HCl होगा, यहाँ पर HCl था, ये वाला HCl है और यहाँ पर जिंक के दाने डले थे। ये हो गया एसिड HCl। जिंक के दाने क्या हो गए? जिंक क्या होता है? धातु हो गई। जिंक और HCl दोनों ने मिलकर क्या बनाया था? यहाँ से आपने देखा होगा H2 गैस निकल रही थी, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। और यहाँ पर क्या बन गया था? यहाँ पर बन गया था सॉल्ट। इसके बारे में नहीं बताया था, केवल हमने आपको बताया था कि H2 गैस जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। इसको समझ लेते हैं। पहले हमने देखा कि जब अम्ल और धातु को मिलाया जाता है तब सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। एक हम यहाँ पर अम्ल ले लेते हैं। हमने एक अम्ल ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और एक धातु हमने ले ली, कौन सी? जिंक। यहाँ पर एक हमने बीकर लिया है। यहाँ इस बीकर में हम थोड़ा सा एसिड ले लेते हैं और एसिड के साथ में क्या ले लेते हैं? जिंक ले लेते हैं। एसिड में कुछ भी ले लेंगे। एसिड कुछ भी ले सकते हो आप। HCl ले लिया है, आप H2SO4 भी ले सकते हो। अब ये इसके बाद H2SO4 लेके देख लेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है जिंक। जब क्या होगा? जब अम्ल और धातु एक दूसरे से क्रिया करेंगे ना, तब यहाँ पर सबसे पहले तो सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो पहले यहाँ पे हम H2 लिख देते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गई? निकल गई। अब क्या बचा है? जिंक बचा है और क्लोरीन बचा है। तो ZnCl यहाँ पर हो गया, ये सॉल्ट बन गया। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई और यहाँ क्या बच गया? यहाँ पर ये सॉल्ट बच गया। कौन सा सॉल्ट बचा है? जिंक क्लोराइड, ये ZnCl बच गया। आप कह रहे थे कोई दूसरा एसिड, तो हम यहाँ पर H2SO4 भी ले सकते हैं और हम यहाँ पर कोई दूसरी धातु भी ले सकते हैं। कॉपर ले लो, कॉपर ले लिया। जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट बन जाएगा, CuSO4 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या समझे? हम ये समझे कि जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ में कराई जाती है तब धातु, उसी धातु का क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ पर जिंक धातु ली थी तो यहाँ पर जिंक का सॉल्ट बन गया। यहाँ पर कॉपर धातु ली थी तो यहाँ पर कॉपर का सॉल्ट बन गया। और क्या देखेंगे? हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। फिर से समझ लो। हमें यहाँ क्या करना है? हमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ देखनी है। पहले हम एक बार अम्ल की क्रिया धातु के साथ करा के देख लेते हैं, फिर दूसरी बार हम देखेंगे क्षार की अभिक्रिया। अभी क्षार को हम थोड़ी देर के लिए बाहर रख देते हैं। अभी केवल अम्ल की क्रिया हम धातु से करा रहे हैं। हमने एक यहाँ पर अम्ल ले लिया और यहाँ पर हमने धातु ले ली। जब अम्ल और धातु एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तो एक सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट मतलब ये नहीं कि खाने वाला सॉल्ट से नहीं समझना आप लोग। हम सॉल्ट बोल रहे हैं तो आप खाने वाले नमक पे पहुंच जाओ। लवण बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यहाँ पर आपने क्या किया? ये आपने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था, इसलिए सबसे पहले हमने इसको लिखा है। यहाँ पर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और यहाँ पर जिंक ले लिया। ये आपने एक एसिड ले लिया, यहाँ पर एक धातु ले ली। जब अम्ल की क्रिया उस धातु से कराएंगे तब क्या होगा? उस धातु का क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ऐसा ही दूसरी बार हमने क्या किया? कोई दूसरा एसिड ले लिया, कोई दूसरी धातु ले लिए, उसका सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अब क्या नहीं आ रहा समझ में? बताइए। सर कोई से फॉर्म लेंगे उसमें जो हाइड्रोजन वो बाहर निकलेगी हर में। हाँ,
इसके बाद हाँ हो निकलेगी ना वो, तो देखो जब आप अम्ल ले रहे हैं और धातु ले रहे हो तो हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकलनी है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है अब हमें करना है ये कि अम्ल की जगह पे क्या लेना है, अम्ल की जगह पे हम क्षार ले लेते हैं। जब हम अम्ल की जगह पे क्षार लेते हैं तब भी यही होना है। अभी हमने क्या लिया था, अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हम यहाँ पर ले लेते हैं क्षार NaOH। हमने यहाँ ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिया, ये क्या है, एक क्षार है। इसके पहले एसिड लिए थे, अब हम क्या ले रहे हैं, क्षार ले रहे हैं। और क्षार की क्रिया NaOH की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, जिंक से करा रहे हैं। जब जिंक से कराएंगे तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी यहाँ पर, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दो। यहाँ पर हमने लिख दिया हाइड्रोजन गैस बाहर, ये निकल गई H2। और क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, ZnO2। सोडियम बताओ, क्या ये जो अभिक्रियाएं आप देख रहे हो इसमें भी वही हुआ है, ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था। क्या ये अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ में संभव है? यदि हाँ तो क्यों, यदि ना तो क्यों? आयरन के साथ संभव नहीं है, क्यों नहीं है? अलग ही है वो तो, क्या? अरे तो यहाँ आप जिंक ले रहा है, ये भी तो अलग ही है, ये भी तो अलग है, ये भी तो एक एलिमेंट है। चलो कॉपर ले लिया, रुको जरा भी इसको कंप्लीट तो कर लेने दो। देखो सभी अभिक्रिया जो सभी धातुएं होती हैं उनके सभी के साथ ये संभव नहीं है, क्यों नहीं है? इसको क्या है, एक रिएक्टिविटी सीरीज है, एक रिएक्टिविटी सीरीज करके एक टॉपिक आएगा इसमें, आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो धातुएं होती हैं वो अलग अलग अभिक्रियाशील होती हैं। कोई ऐसी होती हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, कोई ऐसी होती हैं जो कम रिएक्टिव होती हैं। जैसे सोडियम होता है, सोडियम हम दिखा देंगे, सोडियम अपने स्कूल में है। सोडियम होता है, सोडियम को जब हम बाहर निकालते, पहली बात तो उसको चाकू से काट सकते हैं, दूसरी बात जब उसको बाहर निकालते हैं और उसको पानी में डालेंगे तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि पानी में वो ब्लास्ट जैसा कर देता है। हाँ, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनको आप काट भी नहीं सकते और बाहर डली भी कुछ नहीं हो सकता। जैसे मान के चलो ये धातु है, इसका कुछ नहीं होगा, ये बहुत कम अभिक्रियाशील है। स्टील हो गया, क्या हो सकता है? हाँ लेकिन अभिक्रियाशील सोडियम के मुकाबले तो कम है ना। कल अच्छा यही करेंगे अपन, सोडियम को एक बार उसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं।